हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल मैक वॉरियर में। मैं इस सीरीज़ में सबसे पहले आप लोगों के लिए थर्मोडायनामिक्स लेके आया हूं। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूं। आई एम रितेश मिश्रा। आई हैव डन माई एमटेक फ्रॉम थर्मल इंजीनियरिंग in 2016. I have almost 5 years teaching experience in online and offline mode. ओके, तो चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को इस थर्मोडायनामिक्स पेपर का डिफरेंट एग्जाम में क्या वेटेज रहता है ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद हम लोग सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मैं आपको ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट यहाँ पे बताने वाला हूँ एकदम बेसिक से। ठीक है, काफ़ी मज़ा आएगा आप लोगों को। एंड हर एक टॉपिक के एंड में मैं आपको गेट, ईएससी एंड एसएससी जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, और जो भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होंगे वो भी मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, तो चलिए देखिए सबसे पहले इस पेपर का क्या वेटेज रहता है डिफरेंट एग्जाम में। यदि मैं गेट एग्जाम के बारे में बात करूं तो गेट एग्जाम में थर्मोडायनामिक्स से 4 to 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। एसएससी जेई में, यदि एसएससी जेई के बारे में बात किया जाए तो एसएससी जेई में 8 to 12 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अब आप यहाँ पे सोच रहे होंगे गेट में 4 to 6 मार्क्स। ठीक है, तो थर्मोडायनामिक्स का कुछ एप्लीकेशन भी तो है, तो एप्लीकेशन पार्ट से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, और अगर ईएससी एग्जाम के बारे में बात किया जाए तो ईएससी एग्जाम में माय डियर फ्रेंड 10 to 12 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये थर्मोडायनामिक्स पेपर जो है ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और सबसे आसान पेपर भी है। यदि आप इसे एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं तो फिर आपको कुछ भी डाउट यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, ये सब्जेक्ट आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा क्योंकि इसका एप्लीकेशन भी आपको बाद में पढ़ना है, जैसे हीट एंड मास ट्रांसफ़र, पावर प्लांट, आईसी इंजन, आरएसी। ठीक है, तो ये सभी क्या है, थर्मोडायनामिक्स का ही एप्लीकेशन है। तो यदि आपका थर्मोडायनामिक्स स्ट्रांग हो जाएगा तो फिर उस सभी पेपर्स में आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसीलिए आप लोग यहाँ पे अच्छे से पढ़ाई करेंगे, काफ़ी आसान पेपर है। ठीक है, तो देखिए चलिए सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे कंटेंट के बारे में बता दूं कि यहाँ पे मैं आपको क्या क्या पढ़ाऊँगा। सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे। ठीक है, उसके बाद एनर्जी इंटरेक्शंस, हीट एंड वर्क के बारे में पढ़ेंगे। फिर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, इंट्रॉपी। यहाँ पर देखिए इंट्रॉपी सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक, यहाँ पे आपको इंट्रॉपी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को इंट्रॉपी में प्रॉब्लम होता है, इंट्रॉपी का न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होता है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको यहाँ पे इंट्रॉपी, ठीक है, इंट्रॉपी का एक एक कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा। ठीक है, और बहुत सारे क्वेश्चंस भी यहाँ पे सॉल्व करेंगे, तो आपको इंट्रॉपी में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, फिर देखिए इंट्रॉपी के बाद हम लोग अवेलेबल एनर्जी पढ़ेंगे। ओके, फिर थर्मोडायनामिक्स रिलेशन एंड लास्ट में प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंसेस। देखिए माय डियर फ्रेंड, प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि इसका यूज़ आपको सबसे ज़्यादा यूज़ कहाँ पे होगा, आरएसी में यूज़ होगा। इसका डायरेक्ट एप्लीकेशन आरएसी एंड पावर प्लांट में है। तो आपको ये सभी टॉपिक काफ़ी अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट किया जाए। ठीक है, थर्मोडायनामिक्स। देखिए
थर्मोडायनामिक्स। व्हाट इज थर्मोडायनामिक्स? देखिए, ये थर्मोडायनामिक्स का जो वर्ड है ये दो ग्रीक वर्ड से मिलके बना हुआ है। एक वर्ड है आपका थर्म एंड सेकेंड वर्ड इज डायनामिस। ये डायनामिस है, ग्रीक वर्ड है डायनामिस, ठीक है। हम लोग जो डायनामिक्स बोलते हैं उसी को ग्रीक में डायनामिस बोला जाता है। ओके, अब यहां से देखिए, तो ये दो वर्ड से मिलके बना है थर्म एंड डायनामिस। इस थर्म का मतलब क्या होता है? इस थर्म का मतलब होता है हीट। एंड डायनामिस, डायनामिस का मतलब होता है पावर। पावर, डायनामिक्स का मतलब क्या होता है? मोशन, ठीक है। मोशन मीन्स पावर। तो आप सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि डायनामिक्स का मतलब क्या है? पावर। अब यहां से देखिए, और पावर को आप क्या बोलते हैं? पावर क्या होता है? द रेट ऑफ डूइंग वर्क, दैट मीन्स वर्क बाय टाइम। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो देखिए यहां से, यानी थर्मोडायनामिक्स में हम लोग हीट एंड वर्क के बारे में स्टडी करते हैं। यदि आप सिंपल लैंग्वेज में बोलना चाहें तो आप क्या बोलेंगे कि थर्मोडायनामिक्स में हम लोग हीट एंड वर्क के बारे में स्टडी करते हैं। अब देखिए थोड़ा अच्छे से, इस हीट को हम लोग डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी कहते हैं। डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसे डिसऑर्गेनाइज्ड क्यों बोला जाता है मैं अभी आपको समझाऊंगा, ठीक है। एंड वर्क को ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी कहा जाता है। ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो देखिए, सबसे पहले ये समझते हैं कि हीट को डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी क्यों कहा गया है एंड वर्क को ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी क्यों कहा गया है। देखिए, वर्क हीट में कंप्लीटली कन्वर्ट हो सकता है, बट हीट वर्क में कंप्लीटली कन्वर्ट नहीं हो सकता है। कंप्लीटली बोलने का मतलब है 100%। वर्क कैन बी फुल्ली कन्वर्टेड इनटू हीट, but heat cannot be fully converted into work. So that's why work is called organized form of energy, but heat is called disorganized form of energy. Okay, अब यहां पे देखिए, यानी इस थर्मोडायनामिक्स पेपर में हम लोग किसके बारे में स्टडी करेंगे? हम लोग यहां पे इस पेपर का स्टडी करने का हमारा मेन मकसद क्या है? तो हमारा मेन मकसद ये है कि ये डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है, इसको कन्वर्ट करना, इस ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करना। द मेन एम टू स्टडी द थर्मोडायनामिक्स इज टू कन्वर्ट द डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी इन एफिशिएंट मैनर। एफिशिएंट मैनर, ठीक है। तो एफिशिएंट मैनर में कन्वर्ट करना है। एफिशिएंट मैनर बोलने का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कोई भी हीट इंजन है, इसमें आप हीट सप्लाई किए, मान लीजिए 100 किलो जूल, और ये आपको वर्क दिया ओनली 20 किलो जूल, एंड यहां पे हीट रिजेक्ट हो गया 80 किलो जूल। तो इसका एफिशिएंसी तो 20% हुआ, बहुत कम एफिशिएंसी हुआ। हीट यहां पे वर्क में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, बट इसका एफिशिएंसी कम है। तो हम लोग थर्मोडायनामिक्स में क्या पढ़ते हैं? हम लोग पढ़ते हैं कि हीट कितना एफिशिएंटली वर्क में कन्वर्ट हो पाए, ज्यादा से ज्यादा कन्वर्ट हो पाए, ठीक है। इसलिए मैंने आपको यहां पे बताया एफिशिएंट मैनर में कन्वर्ट करना है हमें। ओके, तो बेसिकली मैंने आपको बता दिया थर्मोडायनामिक्स हम लोग क्यों पढ़ते हैं, ताकि हीट को एफिशिएंट मैनर में वर्क में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है, कितना एफिशिएंट होना हो, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंसी हमें वहाँ पे मिले, ठीक है।
अब यहां से देखिए, यानी थर्मोडायनामिक्स जो है ये एक साइंस है। किसका साइंस है? ये एनर्जी ट्रांसफर का साइंस है, क्योंकि हीट एंड वर्क आ रहा है ना इसमें। हम लोग यहाँ पे हीट एंड वर्क के बारे में स्टडी करेंगे। एंड हीट एंड वर्क क्या है? ये दोनों एनर्जी ट्रांसफर है। सो थर्मोडायनामिक्स इज द साइंस ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। मैं यहां पे लिख रहा हूं, देखिएगा। थर्मोडायनामिक्स शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, इज द साइंस ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। ये एनर्जी ट्रांसफर का साइंस है, ठीक है। आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि इसमें हम लोग एनर्जी इंटरेक्शन के बारे में पढ़ते हैं। एनर्जी इंटरेक्शन बोलने का मतलब क्या है? हीट एंड वर्क। ओके, हीट एंड वर्क के बारे में स्टडी करते हैं। द बेसिक एम of thermodynamics study is to convert the disorganized form of energy into organized form of energy in an efficient manner. In an efficient manner, ठीक है। तो चलिए अब इसके आगे देखते हैं। अब यहां पे देखिए, मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। हमारा बॉडी क्या है? हमारा बॉडी भी एक मशीन की तरह है, ठीक है। ये मान लीजिए ह्यूमन बॉडी है, एकदम ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए ना कि ये ह्यूमन बॉडी है, ठीक है। बॉडी, हम लोग खाना खाते हैं, दैट मीन्स हीट एनर्जी हम लोग अपने बॉडी के अंदर ले रहे हैं, ठीक है। यानी एनर्जी इनपुट, एनर्जी इन, ठीक है। तो यहां पे एनर्जी आउट भी होता है, एनर्जी आउट भी होगा हमारे बॉडी से, ओके। एंड कुछ एनर्जी इस बॉडी में स्टोर हो जाता है। कुछ एनर्जी क्या होगा? हमारे बॉडी में स्टोर हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप 5 किलो जूल का एनर्जी लिए बॉडी में, ओके। 3 किलो जूल का एनर्जी आउट हो गया, तो 2 किलो जूल का एनर्जी क्या हुआ? हमारे बॉडी में स्टोर कर गया। अब बॉडी में एनर्जी स्टोर हुआ है तो आप क्या देखेंगे? तो हम देखेंगे हमारे बॉडी का प्रॉपर्टी चेंज हो रहा है। प्रॉपर्टी यहां बोलने का मतलब, ठीक है, हो सकता है कि एनर्जी स्टोर हुआ है तो वॉल्यूम एक्सपेंड कर जाए। वॉल्यूम एक्सपेंड का मतलब क्या है? हमारा बॉडी का जो डायमेंशन है वो बढ़ जाए। बहुत आदमी के साथ ऐसा नहीं होता है, वो जैसे हैं वैसे ही रहते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द ह्यूमंस के साथ यही होता है। क्या होगा? उनका डायमेंशन बढ़ जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाता है, ठीक है। दैट मीन्स प्रॉपर्टी चेंज हो रहा है। तो मैं यहाँ पे आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, यानी थर्मोडायनामिक्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे? एनर्जी इंटरेक्शन के बारे में पढ़ते हैं, और उस एनर्जी इंटरेक्शन का प्रॉपर्टी पे क्या इफेक्ट पड़ता है ये भी हम लोग पढ़ते हैं। एनर्जी इंटरेक्शन देखिए हो रहा है, एनर्जी इन हुआ, एनर्जी आउट हुआ। तो इस एनर्जी इंटरेक्शन के कारण सिस्टम के प्रॉपर्टी पे क्या इफेक्ट पड़ता है ये भी हम लोग थर्मोडायनामिक्स में स्टडी करते हैं, ठीक है। तो इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। अब देखिए एक और एग्जांपल मैं आपको लेके दिखा रहा हूं। जैसे मान लीजिए ये पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट, ध्यान से देखिएगा।
दिस इज द पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट। अब इसके अंदर देखिए कुछ सब्सटेंस है, ये कुछ सब्सटेंस है। अब यदि इसमें आप हीट सप्लाई कर रहे हैं, यदि आप हीट सप्लाई कीजिएगा, ठीक है, तो ये पिस्टन क्या होगा, ये पिस्टन मूव करेगा, एक्सपेंड करेगा, पिस्टन एक्सपेंड करेगा क्योंकि आप हीट सप्लाई कर रहे हैं। तो पिस्टन एक्सपेंड कर रहा है, दैट मीन्स मान लीजिए कुछ टाइम के बाद पिस्टन आपका यहां पे आ गया, पिस्टन यहां पे आ गया, तो इतना देखिए डिस्प्लेस हुआ है आपका पिस्टन। तो आप बोल सकते हैं कि सर यहां पे इसका मतलब वर्क भी हुआ है, इसका मतलब यहां पे हमें वर्क मिलेगा, ठीक है, हीट हमने सप्लाई किया और हमें वर्क मिला, ठीक है। तो यहां पे देखिए हीट एंड वर्क एनर्जी इंटरेक्शन हो रहा है। अब यहां पे प्रॉपर्टी भी चेंज करेगा, कैसे वो देखिए, हम लोगों ने यहां पे हीट सप्लाई किया, ठीक है, तो क्या होगा, इसका टेम्परेचर चेंज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा, ओके। फिर देखिए वॉल्यूम भी इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, टेम्परेचर भी इंक्रीज किया सब्सटेंस का और फिर वहां पे वॉल्यूम भी इंक्रीज किया, इसका मतलब प्रॉपर्टी चेंज हो रहा है। तो हम लोग थर्मोडायनामिक्स में यही चीज स्टडी करते हैं, ठीक है, एनर्जी इंटरेक्शन एंड उसका इफेक्ट क्या होगा प्रॉपर्टी पे, ये हम लोग स्टडी करेंगे, ओके। आई होप कि ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गया। Thermodynamics is the science of energy interactions and its effect on properties of the substance. Its effects on the properties. तो ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। अब यहां पर देखिए मैंने यहां पे एनर्जी ट्रांसफर के बारे में आपसे बात किया, ठीक है। तो ये जो एनर्जी ट्रांसफर होता है ये कितने तरह का होगा, दो तरह का होगा। एनर्जी ट्रांसफर मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, एनर्जी ट्रांसफर, एनर्जी ट्रांसफर आपका दो टाइप का होता है। एक आपका होगा हीट ट्रांसफर और एक आपका होगा वर्क ट्रांसफर। दो तरह का एनर्जी ट्रांसफर होगा। अब यहां पर देखिए हीट ट्रांसफर, ठीक है, हम लोग कब बोलेंगे कि दो बॉडी के बीच में हीट ट्रांसफर हुआ है, तो बस देखिए एक तरीका है, यदि किसी भी दो बॉडी के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस हो, ठीक है, और टेम्परेचर डिफरेंस के कारण वहां पे एनर्जी ट्रांसफर हो रहा हो, तो उस एनर्जी ट्रांसफर को हम लोग हीट ट्रांसफर कहेंगे। ध्यान से सुनिएगा, यदि दो बॉडी के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस हो, ठीक है, और वहां पे दोनों बॉडी के बीच में एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा हो, तो उस एनर्जी ट्रांसफर को हम लोग हीट ट्रांसफर कहेंगे। टेम्परेचर डिफरेंस होना चाहिए, तो वर्क ट्रांसफर किसे कहेंगे, तो ये टेम्परेचर डिफरेंस का जो रीजन है, कारण है, उस टेम्परेचर डिफरेंस रीजन को छोड़ दीजिए आप, उसको छोड़ के बाकी किसी भी कारण से यदि एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा होगा तो उस एनर्जी ट्रांसफर को हम लोग वर्क ट्रांसफर कहेंगे। बस इतना आपको ध्यान में रख के चलना है, ओके। चलिए, तो ये था आपका थर्मोडायनामिक्स, ओके। अब यहां पे एक चीज थोड़ा सा और देख लेते हैं, ये थर्मोडायनामिक वर्ड जो है ये सबसे पहले यूज किन्होंने किया था, ठीक है, थर्मोडायनामिक्स। दैट मीन्स हम लोग थोड़ा सा हिस्ट्री देख लेते हैं इसका।
थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स ये जो वर्ड है, दिस वर्ड इज फर्स्ट यूज्ड बाय लॉर्ड कैल्विन। ये नाम आप याद रखेंगे, लॉर्ड कैल्विन। लॉर्ड कैल्विन का जो पहला नाम है, मतलब लॉर्ड कैल्विन इनका नाम बचपन से ही नहीं था, इनका पहले का नाम था विलियम थॉमसन। विलियम थॉमसन, ठीक है, पहले इनका नाम था विलियम थॉमसन, बाद में इनका नाम लॉर्ड कैल्विन हुआ, ठीक है। तो इन्होंने ही थर्मोडायनामिक्स का वर्ड सबसे पहले यूज किया था, ठीक है। फिर वहाँ पे, ठीक है, पास्ट में फिर साइंटिस्ट आए, बहुत सारे साइंटिस्ट आए, ठीक है, उन्होंने इंजन डेवलप करना शुरू किया। तो उस टाइम के इंजन का क्या था, एफिशिएंसी बहुत कम था, ठीक है। बाद में फिर मॉडिफिकेशन होते 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 होते, ठीक है, आपका फिर एफिशिएंसी इंप्रूव करते गया। हम लोग बेसिकली थर्मोडायनामिक्स में क्या करते हैं, एफिशिएंसी को इंक्रीज करने का यहाँ पे मेथड ढूंढते हैं, ठीक है, किसी भी इंजन का एफिशिएंसी कैसे इंप्रूव हो। ओके, तो चलिए अब इसके आगे मूव करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सिस्टम के बारे में बात करेंगे। तो देखिए सिस्टम, पहले इस चीज को समझते हैं, सिस्टम क्या है। ओके, देखिए स्पेस में कोई भी एक ऐसा रीजन, ठीक है, जिसका हमें स्टडी करना है, जिस पे हम अपना स्टडी को फोकस करेंगे, कंसंट्रेट करेंगे, उसे हम लोग सिस्टम कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मानिए ये रूम है आपका, ये आपका रूम है, और इस रूम में ये टेबल है, टेबल के ऊपर आपका चाय रखा हुआ है, कप में चाय रखा हुआ है, ठीक है, और आप अपना पूरा का पूरा ध्यान इस पे रख रहे हैं, इस कप पे रखे हुए हैं। तो आपके लिए ये सिस्टम हो गया। ओके, ये पूरा रूम आपके लिए सिस्टम नहीं हुआ, ये जो कप है ये आपके लिए सिस्टम कहलाएगा। आप जिस पे अपना पूरा का पूरा ध्यान लगा रहे हैं उसका स्टडी करने के लिए, उसे हम लोग सिस्टम कहेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक क्लासरूम है, ये मान लीजिए क्लासरूम है, इस क्लासरूम में बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं, ये मान लीजिए सभी बच्चे हैं, ठीक है, और आपका ध्यान इस बच्चे पे है, आप इसी बच्चे को बहुत देर से देख रहे हैं, ठीक है, उसके बिहेवियर को आप देख रहे हैं, ठीक है, यानी आप इस बच्चे का स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो आपके लिए सिस्टम ये होगा, यही आपके लिए सिस्टम होगा, ठीक है। तो थर्मोडायनामिक्स में भी क्या हो, थर्मोडायनामिक्स में हम लोग कैसे बोलेंगे, ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या है कि कोई भी सिस्टम है, इसका मतलब है कि उसके अंदर मैटर प्रेजेंट होगा, ठीक है। जैसे यहीं पे देखिए चाय, इस कप में चाय रखा हुआ, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे आप जो स्टडी कर रहे हैं वो किसका स्टडी कर रहे हैं, कप का नहीं, इसमें जो आपका चाय है ना, आप उसका स्टडी कर रहे हैं। और ये क्या है, मैटर है, लिक्विड है, मैटर है, ठीक है। तो सिस्टम क्या है, एक क्वांटिटी ऑफ मैटर है जिस पे आप अपना स्टडी को फोकस किए हुए हैं, आप उसका स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। स्टडी क्यों करते हैं, तो उसके प्रॉपर्टी को जानने के लिए, दैट मीन्स उसका टेम्परेचर कितना है, वॉल्यूम कितना है, ठीक है, प्रेशर वहां पर कितना है, तो उसके प्रॉपर्टी को जानने के लिए आप फोकस किए हुए हैं, ठीक है। तो वही आपका सिस्टम कहलाएगा। ओके, अब यहां से देखिए, तो यहां पे डेफिनेशन क्या है, इट इज ए रीजन इन स्पेस ऑन विच द स्टडी इज फोकस्ड और कंसंट्रेटेड। ओके, एंड सिस्टम इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर ऑन विच द स्टडी इज फोकस्ड। ये क्वांटिटी ऑफ मैटर होगा जिस पे आप अपना स्टडी को फोकस कर रहे हैं।
अब यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए आप बोल रहे हैं कि सर मैं इस रूम का स्टडी कर रहा हूँ, ठीक है, तो आप इस बोल तो रहे हैं कि रूम का स्टडी कर रहा हूँ, लेकिन रूम का स्टडी नहीं कर रहे हैं, उस वहाँ पे जो सब्सटेंस है, जैसे मान लीजिए रूम में एयर है, तो आप एयर का स्टडी कर रहे हैं, आप एयर का स्टडी कर रहे हैं, तो आपके लिए वहां पे सिस्टम क्या होगा, ये मान लीजिए एयर है, तो आपके लिए सिस्टम वहां पे एयर होगा। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ओके, चलिए अब यहां से देखिए, सिस्टम हो गया। ओके, अब यहां पर है सराउंडिंग। सराउंडिंग क्या होता है, जैसे देखिए ये मान लीजिए आपका सिस्टम है, ये सिस्टम है। दैट मीन्स आप यहां पे जो भी सब्सटेंस है उसका आप स्टडी कर रहे हैं, आप उस पर फोकस किए हुए हैं, अपना सारा ध्यान इस पे लगाए हुए हैं, ठीक है, और इसके प्रॉपर्टीज को का स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सिस्टम हो गया। इस सिस्टम से बाहर, इस सिस्टम से बाहर का कोई भी चीज, ठीक है, तो ये सभी बाहर का चीज हुआ जी, ये सभी क्या हुआ, बाहर का चीज हुआ। तो इस बाहरी चीज को हम लोग सराउंडिंग कहेंगे, इस बाहरी चीज को आप सराउंडिंग कहिएगा। ओके, चलिए, तो डेफिनेशन क्या है, एनीथिंग एक्सटर्नल टू द सिस्टम इज नोन एज सराउंडिंग। ओके, अब यहां पे मैं आपको वही एग्जांपल ले रहा हूं जो मैंने प्रीवियस एग्जांपल लिया था। रूम में टेबल के ऊपर चाय रखा हुआ है, ठीक है, यहां पे देखिए कप में चाय रखा हुआ है। तो यदि मैं आपको बोलूं ये सिस्टम है, यदि आप इस पे अपना स्टडी को फोकस किए हुए हैं तो आपके लिए ये सिस्टम हो गया। तो सराउंडिंग क्या होगा यहाँ पे, तो इसके बाहर का हर एक चीज, यानी ये भी आपका सराउंडिंग हुआ। इसके बाहर, रूम के बाहर का भी चीज जो होगा वो क्या होगा जी, सराउंडिंग हो जाएगा। ये सभी सराउंडिंग है। आपको बस ये ध्यान में रख के चलना है कि सिस्टम को छोड़ के, जिस पे आप फोकस कर रहे हैं अपना स्टडी, उसको छोड़ के दुनिया का हर एक चीज क्या कहलाएगा, सराउंडिंग कहलाएगा। ठीक है, तो देखिए इस सिस्टम के लिए आपका सराउंडिंग, इस रूम का जो बाकी चीज है वो भी होगा, और रूम के बाहर का कोई भी चीज है वो भी आपका सराउंडिंग ही कहलाएगा। ठीक है, अब यहां पे एक टर्म आता है इमीडिएट सराउंडिंग। अब ये इमीडिएट सराउंडिंग क्या है, थोड़ा अच्छे से देखिएगा, इसी एग्जांपल में आप समझ जाइएगा। देखिए ये सिस्टम है आपका, दिस इज द सिस्टम। यहां पे इसमें क्या है, चाय है, और तो इसका टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा होगा। आप रूम में ये रख दिए हैं, टेबल पे रख दिए हैं, तो आप कुछ देर में क्या देखते हैं कि ये चाय धीरे धीरे ठंडा हो जाता है। दैट मीन्स यहां से जो हीट बाहर निकलता है, ये हीट कहां पे जाएगा जी, रूम में जाएगा, रूम में जमा हो जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स यहां पे हीट ट्रांसफर रूम को मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां पे सिस्टम जो है वो एनर्जी का इंटरेक्शन किसके साथ कर रहा है, तो इस सेक्शन के साथ कर रहा है। ठीक है, इसके साथ एनर्जी का इंटरेक्शन कर रहा है। ओके, और ये भी क्या है, सिस्टम से बाहर है। तो ऐसा एक्सटर्नल थिंग, ऐसा बाहरी चीज जिसके साथ सिस्टम एनर्जी का इंटरेक्शन कर रहा हो, उस सराउंडिंग को हम लोग इमीडिएट सराउंडिंग कहेंगे। ये भी सराउंडिंग है, ये भी सराउंडिंग है माय डियर, और ये बाहर भी सराउंडिंग है, लेकिन ये बाहर वाला इमीडिएट सराउंडिंग नहीं कहलाएगा, क्योंकि इस बाहर वाले के साथ सिस्टम हीट का इंटरेक्शन नहीं कर रहा है, एनर्जी का इंटरेक्शन नहीं कर रहा है। किसके साथ कर रहा है, तो यहां पे सिस्टम से बाहर, यानी ये वाला जो पोर्शन है, इसके साथ एनर्जी का इंटरेक्शन कर रहा है। तो ये इस सराउंडिंग को हम लोग क्या कहेंगे, इमीडिएट सराउंडिंग कहेंगे।
इमीडिएट सराउंडिंग। ओके, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपका रूम दिल्ली में है, ठीक है, और आप अपने रूम में क्या किए हैं, एक आइस का ब्लॉक लाके टेबल पे रख दिए, ठीक है, रूम बंद कर दिए आप। तो आइस का ब्लॉक रखिएगा, ठीक है, और आप अपना सारा ध्यान, सारा कंसंट्रेशन आप उस आइस ब्लॉक पे लगाए हुए हैं, आप उसका स्टडी कर रहे हैं। तो आपके लिए वो आइस ब्लॉक क्या हो गया, सिस्टम हो गया, ठीक है। और उस आइस ब्लॉक को छोड़ के उसके बाहर का हर एक चीज सराउंडिंग कहलाएगा, ठीक है। यानी रूम का भी जो पोर्शन बच गया, ठीक है, आइस ब्लॉक को छोड़ के, वो आपका सराउंडिंग है। रूम से बाहर, ठीक है, रूम से बाहर का भी हर एक चीज क्या हो गया, सराउंडिंग हो गया। रूम से बाहर हर एक चीज वो क्या हो गया, सराउंडिंग हो गया, ठीक है। लेकिन इमीडिएट सराउंडिंग किसे कहेंगे, तो उस आइस ब्लॉक को छोड़ के जो रूम का पोर्शन है उसे हम लोग इमीडिएट सराउंडिंग कहेंगे। क्यों? क्योंकि आप कुछ देर में देखिएगा वो आइस का ब्लॉक जो है धीरे धीरे मेल्ट होना शुरू होगा। वो आइस ब्लॉक मेल्ट क्यों हो रहा है? क्योंकि उस आइस ब्लॉक का टेम्परेचर बहुत कम है और आप रूम में रखे हुए हैं तो रूम का टेम्परेचर ज्यादा है, तो रूम से उस आइस ब्लॉक को हीट मिलेगा, ठीक है, वहां पे हीट ट्रांसफर होगा, सिस्टम में हीट जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही हीट ट्रांसफर होगा वहां पे आइस ब्लॉक का टेम्परेचर इंक्रीज होगा और आइस ब्लॉक मेल्ट करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो वहां पे इमीडिएट सराउंडिंग क्या हो गया, रूम हो गया, क्योंकि उसी के साथ वो हीट का इंटरेक्शन कर रहा है, बाहर के साथ तो नहीं कर रहा है ना। आइस ब्लॉक रूम में रखा हुआ है तो वो हीट का इंटरेक्शन, एनर्जी का इंटरेक्शन किसके साथ कर रहा है, रूम के साथ कर रहा है, बाहर के सराउंडिंग के साथ नहीं कर रहा है, ठीक है। रूम का पोर्शन भी सराउंडिंग है, बाहर भी सराउंडिंग है, लेकिन इस रूम के पोर्शन को हम लोग क्या कहेंगे, इमीडिएट सराउंडिंग कहेंगे। बस यही चीज आपको ध्यान में रखना है। ओके, देखिए इमीडिएट सराउंडिंग, इट इज दैट पार्ट ऑफ एक्सटर्नल थिंग दैट इंटरेक्ट्स विद द सिस्टम। जो सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करे उसे हम लोग इमीडिएट सराउंडिंग कहेंगे। ओके, चलिए अब इसके आगे मूव करते हैं। अब यहां पे क्या है, बाउंड्री। देखिए यहां पे ये मान लीजिए आपका सिस्टम है, तो ये क्या हो गया, सराउंडिंग। तो बाउंड्री किसे कहेंगे, सिस्टम एंड सराउंडिंग का जो सेपरेशन होगा, ठीक है, उसी सेपरेशन को हम लोग बाउंड्री कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज में यदि बोला जाए, ठीक है, तो ऐसा चीज जो सिस्टम और सराउंडिंग को अलग करे, ठीक है, उसे हम लोग बाउंड्री कहेंगे। तो आप यहां पे क्लियरली देख पा रहे हैं, दिस इज द बाउंड्री, दिस इज द बाउंड्री, ठीक है। अब देखिए यहां पे, तो ये बाउंड्री जो है, इस बाउंड्री का थिकनेस 0 होता है, ठीक है। थिकनेस 0 बोलने का मतलब क्या है कि यहां पे ये इसका कुछ मास भी नहीं होगा और ये वॉल्यूम भी ऑक्युपाई नहीं कर रहा होगा, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि बाउंड्री का थिकनेस क्या होता है। तो बाउंड्री का थिकनेस 0 होगा, ठीक है। जब थिकनेस ही 0 है तो उसका कुछ मास भी नहीं होगा और वो कुछ वॉल्यूम भी ऑक्युपाई नहीं कर रहा होगा स्पेस में। ओके, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। इसका डेफिनेशन देख लीजिए, द सेपरेशन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग इज नोन एज बाउंड्री। इट इज द कॉन्टैक्ट सरफेस शेयर्ड बाय बोथ द सिस्टम एंड द सराउंडिंग्स, ठीक है। ये कॉन्टैक्ट सरफेस है जो सिस्टम और सराउंडिंग दोनों के द्वारा शेयर होता है। ओके, मैथमेटिकली द बाउंड्री हैज 0 थिकनेस and thus it can neither contain any mass nor occupy any volume in space. ओके, चलिए अब यहां पर इसके आगे देखते हैं। अब यहां पे एक पॉइंट देखे मैं आपको लिख के दिखा रहा हूं, देखिए नोट।
काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट। बाउंड्री कैन बी रिजिड। रिजिड बोलने का मतलब क्या है? फिक्स्ड, मूवेबल और इमेजिनरी। देखिए काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाउंड्री फिक्स भी हो सकता है, मूवेबल भी हो सकता है, या इमेजिनरी भी हो सकता है। ठीक है, देखिए एग्जांपल के तौर पे मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहले देखिए, मान लीजिए कोई रिजिड कंटेनर है। ये एक रिजिड कंटेनर है, इसके अंदर आपका सब्सटेंस फिल है। दिस इज द रिजिड कंटेनर। ठीक है, तो यहां पर आप देख लीजिए, बाउंड्री यहां पर क्या है? बाउंड्री फिक्स्ड है। ये इसका बाउंड्री हुआ। दिस इज द बाउंड्री ऑफ दिस सिस्टम। तो ये बाउंड्री चेंज नहीं हो सकता है। ठीक है, ये बाउंड्री यहां पर है तो यहीं पर रहेगा। ठीक है, सो बाउंड्री इज फिक्स्ड। इसके लिए क्या होगा? बाउंड्री इज फिक्स्ड। अब देखते हैं बाउंड्री मूव कब करेगा। एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट लेते हैं, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था। दिस इज द पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट। ओके, यहां पर कोई सब्सटेंस है, फिर हम लोग यहां पे हीट सप्लाई करेंगे। तो हीट सप्लाई करने से क्या होगा? ये पिस्टन आगे की तरफ मूव करेगा, एक्सपेंशन होगा यहां पर। अब देखिए यहां पे स्टार्टिंग में जब पिस्टन आपका यहां पर था तो बाउंड्री देखिए यहां पर ये था। दिस इज द बाउंड्री। ये बाउंड्री है आपका। ठीक है, लेकिन बाद में देखिए आपका पिस्टन यहां पर आ गया तो बाउंड्री फिर यहां पर हो गया, यहां मिल गया हमें बाउंड्री, ये वाला बाउंड्री। ये वाला बाउंड्री देखिए अब यहां पे आ गया। ओके, दैट मीन्स बाउंड्री मूव किया है। ओके, तो ये आपका हो गया मूवेबल बाउंड्री। मूवेबल बाउंड्री। ओके, तो बाउंड्री फिक्स भी हो सकता है, मूव भी कर सकता है। अब देखते हैं इमेजिनरी। मान लीजिए कोई पाइप है, ये पाइप है और इस पाइप में कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है। ध्यान से देखिएगा, इस पाइप में कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है। ओके, मान लीजिए वाटर ही फ्लो कर रहा है। अब आप क्या कर रहे हैं? पाइप है तो पाइप का लेंथ क्या होगा? बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, तो मान लीजिए आप यहां पे किसी दो पॉइंट के बीच में स्टडी करना चाह रहे हैं, किसी भी दो पॉइंट के बीच में। मान लीजिए आपको बोला गया कि बाबू इस दोनों पॉइंट के बीच में स्टडी करो, एंड दिस इज 1। अब ये लाइन मैं यहां पे खींच रहा हूं, दैट मीन्स ये कोई सरफेस नहीं है, ये बस मैं आपको बता रहा हूं। मान लीजिए मैंने आपको मार्क करके दिखा दिया, यहां पे मार्क कर दिया मैंने। ठीक है, कि बाबू ये पॉइंट यहां से, ये बस मार्क किया है मैंने। ठीक है, 1 और यहाँ पे ये वाला। ठीक है, इस दोनों पॉइंट के बीच में जो भी सब्सटेंस है ये वाटर है, तो इसका तुम स्टडी करो। यदि आपको ऐसा बोला जाए तो आप क्या करेंगे यहाँ पे? तो यहाँ पे आपको बाउंड्री को इमेजिनरी एज्यूम करना पड़ेगा। ठीक है, बाउंड्री को इमेजिनरी
एज्यूम करना पड़ेगा। तो यहां पे देखिए आपने ये बाउंड्री एज्यूम कर लिया मन ही मन, ठीक है, मन ही मन आप यहां पे बाउंड्री एज्यूम कर रहे हैं। ये वाला बाउंड्री तो रहेगा ही, ये वाला भी रहेगा, बट ये बाउंड्री जो है ये वाला, ये आपको एज्यूम करना पड़ेगा, मन में ही सोचना पड़ेगा कि हाँ यहां बाउंड्री मान लेते हैं, ठीक है। तो ये बाउंड्री क्या हो गया, दिस इज द इमेजिनरी बाउंड्री, ये वाला भी होगा। दिस इज द इमेजिनरी बाउंड्री। ओके, सो बाउंड्री कैन बी फिक्स्ड, मूवेबल और इमेजिनरी, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, बाउंड्री का थिकनेस 0 होता है, दैट मीन्स उसके पास ना ही मास होगा और ना ही वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा स्पेस में, ठीक है। एंड दिस इज द सेपरेशन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। ये 2-3 पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान में रखना पड़ेगा। ओके, चलिए अब हम लोग इसके आगे मूव करते हैं, आप लोग ध्यान देंगे। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ सिस्टम। हम लोगों ने सिस्टम पढ़ लिया, सराउंडिंग पढ़ लिया, बाउंड्री भी देख लिए हम लोग। अब यहाँ पे सिस्टम का टाइप देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट टाइप है क्लोज्ड सिस्टम। क्लोज्ड सिस्टम, अब ये क्लोज सिस्टम क्या है एकदम ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए ये आपका सिस्टम है, दिस इज द सिस्टम, ये सराउंडिंग हुआ, ये आपका बाउंड्री हो गया, तो यहां पर क्या होगा, सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच में एनर्जी का ट्रांसफर हो सकता है, एनर्जी का इंटरेक्शन हो सकता है, ठीक है। तो मान लीजिए कि इस सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एनर्जी का इंटरेक्शन हो रहा है, एनर्जी का इंटरेक्शन हो रहा है। मैंने दोनों तरफ एरो दे दिया है, दोनों तरफ देने का मतलब क्या है, कभी सिस्टम से सराउंडिंग में हीट फ्लो हो सकता है या कभी सराउंडिंग से सिस्टम में हीट का फ्लो हो सकता है, ठीक है। तो एनर्जी इंटरेक्शन यहां पर हो सकता है, लेकिन यदि इसी सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में मास ट्रांसफर ना हो, मास ट्रांसफर को हम लोग सिंपली एमटी लिखते हैं, ठीक है। मैं आपको यहां पे एमटी लिख रहा हूं, एमटी मींस मास ट्रांसफर, ठीक है। और एनर्जी ट्रांसफर को हम लोग यहां पे ईटी लिख देते हैं। तो मास ट्रांसफर नहीं हो, ठीक है, और एनर्जी ट्रांसफर हो रहा हो, तो उस सिस्टम को हम लोग क्लोज सिस्टम कहेंगे। ऐसा सिस्टम जिसमें सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच में एनर्जी का तो ट्रांसफर हो रहा हो बट मास ट्रांसफर नहीं हो रहा हो, उस सिस्टम को हम लोग क्लोज सिस्टम कहेंगे। वही आप यहां पे फिगर में देख लीजिए, ये क्लोज सिस्टम है, ओके। यहां पे देखिए, यहां पे लॉक कर दिया गया है, ठीक है। यहां देखिए, यहां पे भाल्व को क्लोज कर दिया गया। तो जब भाल्व क्लोज हो गया है तो यहां से देखिए कोई भी मास इन नहीं कर सकता है, कोई भी मास इन नहीं कर सकता है, ठीक है। यहां से भी कुछ नहीं हो सकता है, दैट मीन्स इसमें मास इंटर नहीं कर रहा है, मास ट्रांसफर नहीं हो रहा है, लेकिन एनर्जी का तो ट्रांसफर हो सकता है। यहां देखिए वर्क का ट्रांसफर दिखा रहा है, हीट का ट्रांसफर दिखा रहा है। तो इस तरह के सिस्टम को हम लोग क्लोज सिस्टम कहेंगे। अब इसका एग्जांपल लिखते हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। सबसे सिंपल एग्जांपल जैसा आप घर में देखते हैं, एक कप चाय ले लीजिए, ठीक है, एक कप चाय ले लीजिए और इस चाय के ऊपर क्या कर दीजिए, यहां पे एक प्लेट रख दीजिए, इसके ऊपर एक प्लेट रख दीजिए, ओके। तो क्या होगा आप खुद सोचिए, यहां से मास का तो ट्रांसफर नहीं होगा बट एनर्जी तो ट्रांसफर करेगा।
क्या प्लेट से ढकने के बाद चाय ठंडा नहीं होता है क्या? चाय तो ठंडा होगा ही। दैट मीन्स एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन मास ट्रांसफर नहीं हो रहा है। मास ट्रांसफर 0 है यहां पे, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? दिस इज द क्लोज्ड सिस्टम। ओके, चलिए एक और एग्जांपल आपको लेके दिखाते हैं। पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट विदाउट भाल्व्स। यह है आपका पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट और इसमें भाल्व नहीं लगा हुआ है। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि जितना मास यहां पहले प्रेजेंट था, सब्सटेंस का मास जो पहले से यहां प्रेजेंट था, वही मास लास्ट तक रहेगा। जब पिस्टन मान लीजिए यहां पे आ गया, उस टाइम तक भी यही मास वहां पर प्रेजेंट है। ठीक है, दैट मीन्स ये क्लोज सिस्टम हो गया, मास ट्रांसफर नहीं हो रहा है, लेकिन एनर्जी ट्रांसफर तो होगा। एनर्जी ट्रांसफर तो यहां पे होगा, बट मास ट्रांसफर यहां पे नहीं हो रहा है। मास इसमें ना ही आ रहा है, ना ही इन कर रहा है, एंड ना ही आउट हो रहा है। ठीक है, दैट मीन्स मास ट्रांसफर 0 है। तो इसे आप क्या बोलेंगे? पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट विदाउट भाल्व्स। ये एग्जांपल हो गया क्लोज सिस्टम का, विदाउट भाल्व्स। तो ये चीज आप ध्यान में रखेंगे, एग्जांपल भी आप ध्यान में रखेंगे। ओके, एक और एग्जांपल देख लीजिए। जैसे मान लीजिए कोई रिजिड कंटेनर है, ये आपका रिजिड कंटेनर। ओके, तो यहां से देखिए मास ट्रांसफर तो होगा, सॉरी, एनर्जी ट्रांसफर, एनर्जी ट्रांसफर तो यहां पर होगा। ओके, बट मास ट्रांसफर नहीं होगा। मास ट्रांसफर यहां पर नहीं होगा। तो ये आपका हो गया क्लोज सिस्टम। आपको सिर्फ ये देखना है कि जिस सिस्टम में मास ना ही इंटर कर रहा हो और ना ही लीव कर रहा हो, ठीक है, और एनर्जी ट्रांसफर हो रहा हो, तो वो उस सिस्टम को हम लोग क्लोज सिस्टम कहेंगे। ओके, अब चलिए, अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूं, तो प्लीज आप लोग ध्यान देंगे। अब आप यहां पे देखिए, क्लोज सिस्टम को आप सिंपल लैंग्वेज में क्या बोलेंगे? क्या मैं इसे ऐसा बोल सकता हूं, इट इज ए सिस्टम ऑफ फिक्स्ड मास? इट इज ए सिस्टम ऑफ फिक्स्ड मास। जब मास ना ही इंटर कर रहा है सिस्टम में और ना ही लीव कर रहा है, इसका मतलब है कि सिस्टम में जो मास है इनिशियली, वही मास फाइनली भी रहेगा। इसका मतलब मास फिक्स्ड है। ओके, तो इसे हम लोग बोलेंगे सिस्टम ऑफ फिक्स्ड मास। मास फिक्स्ड है, दैट मीन्स आप इसे, इस क्लोज सिस्टम को आप सिंपली कंट्रोल मास सिस्टम भी बोल सकते हैं। कंट्रोल मास सिस्टम, काफी इंपॉर्टेंट चीज है ये, कंट्रोल मास सिस्टम। क्लोज सिस्टम को हम लोग कंट्रोल मास सिस्टम भी बोल सकते हैं। कंट्रोल मास बोलने का मतलब क्या है? मास कंट्रोल में है। ठीक है, जितना पहले था उतना ही बाद में है, उसमें कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। ओके, सॉरी, सो क्लोज सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड कंट्रोल मास सिस्टम। ओके, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया। तो चलिए अब इसके आगे बढ़ा जाए।
मूव किया जाए। क्लोज सिस्टम कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग बात करते हैं ओपन सिस्टम का। चलिए देखते हैं ओपन सिस्टम किसे कहेंगे हम लोग। मान लीजिए ये हमारा सिस्टम है, दिस इज आवर सिस्टम। ये सराउंडिंग है, ओके, एंड दिस इज द बाउंड्री। चलिए अब यहां से देखिए, मान लीजिए कि यहां पे इस सिस्टम से एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, ओके। और यदि मास ट्रांसफर भी होने लगे, मास ट्रांसफर भी यदि वहां पे हो रहा है, ठीक है, तो उस सिस्टम को हम लोग ओपन सिस्टम कहेंगे। ऐसा सिस्टम जिसमें सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच में मास ट्रांसफर और एनर्जी ट्रांसफर दोनों हो रहा हो, तो उस सिस्टम को हम लोग ओपन सिस्टम कहेंगे, ओके। आप यहां पर भी देख सकते हैं, ये सिस्टम है, ठीक है। यहां से देखिए मास इन कर रहा है, मास आउट हो रहा है, एनर्जी भी इन कर रहा है एंड एनर्जी भी आउट हो रहा है, ठीक है। मास ट्रांसफर भी हो रहा है, एनर्जी का भी ट्रांसफर हो रहा है, तो इस सिस्टम को हम लोग क्या कहेंगे, ओपन सिस्टम कह देंगे, ओके। चलिए अब यहां पर देखते हैं इसका एग्जांपल। प्रीवियस केस में मैंने आपको बताया था कि 1 कप चाय लेंगे और उसके ऊपर आपने प्लेट रखा था। अब प्लेट आप मत रखिए, अब आप प्लेट मत रखिए। तो यहां पर देखिए, जब हम लोग प्लेट नहीं रखेंगे तो यहां पर क्या होगा, आप रूम में 1 कप जो है गर्म चाय लाके रख दीजिए, तो क्या होगा, धीरे धीरे वो ठंडा तो होगा ही, ओके। दैट मीन्स एनर्जी ट्रांसफर तो हो रहा है। अब देखिए, तो यहां पे आप क्या कीजिएगा, उस चाय आप रख के कप में आप उसके ऊपर अपना हथेली को ऐसे करके रखिएगा, ठीक है। तो आप कुछ देर में देखिएगा इस चाय का कुछ वेपर जो है, कुछ वेपर यहां से निकलेगा, ठीक है। मतलब यहां पे मास ट्रांसफर होता है, मास ट्रांसफर इन टर्म्स ऑफ वेपर, या इन फॉर्म ऑफ वेपर। भले ही उसका मास बहुत कम हो, थोड़ा सा हल्का, थोड़ा सा अमाउंट वहां पे हो, बट हो तो रहा है ना, वेपर के फॉर्म में वहां से मास ट्रांसफर हो रहा है, बाहर की तरफ जा रहा है मास, ठीक है। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि इस सिस्टम में हम बाहर से भी डाल सकते हैं, ये भी तो आप बोल सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपको ज्यादा चाय पीने की आदत है, मम्मी कम चाय दे दी, तो आप क्या बोलोगे, थोड़ा और चाय इसमें चाहिए, तो मम्मी आई और यहाँ पे आपको चाय डाल दी उसमें, तो मास ट्रांसफर हो गया ना, मास उसमें इन कर गया, ठीक है। मास आउट भी हो रहा है वेपर के फॉर्म में, दैट मीन्स यहाँ पे मास ट्रांसफर हो रहा है, मास ट्रांसफर भी हो रहा है, एनर्जी ट्रांसफर भी हो रहा है एंड मास ट्रांसफर भी हो रहा है। सो दिस इज द केस ऑफ ओपन सिस्टम। तो ये आपका ओपन सिस्टम हो गया, ओके। चलिए अब यहां पे और भी हम लोग एग्जांपल देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। सबसे फर्स्ट एग्जांपल, टरबाइन। टरबाइन यहां पर देखिए मास इन हुआ, फिर यहां से क्या होगा जी, मास आउट होगा,
और एनर्जी ट्रांसफर तो होगा ही, एनर्जी ट्रांसफर भी हो रहा है, वर्क मिलता है ना आपको टरबाइन के केस में, तो एनर्जी ट्रांसफर तो हो रहा है एंड मास ट्रांसफर भी हो रहा है, तो टरबाइन भी क्या हो गया आपका, ओपन सिस्टम हो गया। कंप्रेशर, नोजल, ठीक है, ये सभी क्या हो गया हमारा, ओपन सिस्टम हो गया। ठीक है, कंप्रेसर भी मैं आपको दिखा दे रहा हूं, ये कंप्रेसर है, मास इन किया एंड मास आउट, ये आपका कंप्रेसर, तो ये भी क्या हो गया, ये आपका ओपन सिस्टम हो गया। ओके, अब एक एग्जांपल देख लीजिए पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट वाला। ओके, बहुत सारा एग्जांपल है यहाँ पे, तो मैं कुछ एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूं। ये भाल्व है, ठीक है, और यहां पे आपका पिस्टन कनेक्ट है, ये भाल्व लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में आप देखते होंगे, या रेसिप्रोकेटिंग इंजन में भी, ठीक है, वहां पे क्या होगा, सक्शन होगा, सक्शन होगा, फिर डिस्चार्ज भी होगा। ठीक है, तो वहां पे दो भाल्व है, एक भाल्व ये और एक भाल्व ये, तो यहां पे मास ट्रांसफर होगा, मास ट्रांसफर यहां पे होगा एंड एनर्जी का भी ट्रांसफर होगा। यह है आपका पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट विथ भाल्व। विथ भाल्व, तो यदि आपसे एग्जाम में यह पूछा जाता है कि पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट विदाउट भाल्व किसका एग्जाम्पल है, तो वो हो गया आपका क्लोज सिस्टम, लेकिन यदि विथ भाल्व करके पूछ रहा है तो ये आपका ओपन सिस्टम का एग्जाम्पल हो गया। ओके, फिर टरबाइन, कंप्रेशर, ठीक है, थ्रॉटलिंग भाल्व, ठीक है। देखिए आपको यहां पे बस ये ध्यान में रख के चलना है, जिसमें मास ट्रांसफर भी हो, एनर्जी ट्रांसफर भी हो, वो सिस्टम आपका ओपन सिस्टम कहलाएगा। ठीक है, तो यहां पे मैं कुछ एग्जाम्पल आपको लिख दे रहा हूं, एग्जाम्पल, ठीक है, टरबाइन, कंप्रेशर, पंप, इवापोरेटर, थ्रॉटलिंग भाल्व, कंडेंसर, ठीक है, कंडेंसर, और क्या बोलेंगे आप, नोजल, नोजल, डिफ्यूजर, बहुत सारा एग्जाम्पल है। ठीक है, ईटीसी। तो आपको बस ये ध्यान देना है, जिस डिवाइस के बारे में यदि आपसे पूछ रहा है तो बस आप उस डिवाइस के बारे में सोचिए कि वहां पे क्या होता है। ठीक है, यदि मास इन हो रहा है, मास आउट हो रहा है, ठीक है, या सिंपली आपको ये ध्यान देना है मास ट्रांसफर ध्यान देना है। ठीक है, मास इन भी किया या यदि मास आउट भी हो रहा है, ठीक है, तो वो आपका ओपन सिस्टम कहलाएगा। ओके, चलिए अब यहां पे हम लोग इसके आगे मूव करते हैं, ध्यान देंगे आप लोग। देखिए यहां पे इस ओपन सिस्टम को हम लोग कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम भी कहते हैं। कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम, आखिर कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम हम लोग इसे क्यों कहते हैं, ध्यान दीजिए। देखिए फॉर एग्जांपल ये आपका टरबाइन है, ठीक है, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, यदि मैं इसके वर्किंग वॉल्यूम के बारे में आपसे पूछूं, ये जो वॉल्यूम है तो नंबर ऑफ साइकिल्स के लिए, ठीक है,
ये वॉल्यूम तो फिक्स रहेगा, ये तो चेंज नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे मास इन हो रहा है, मास आउट हो रहा है, तो टरबाइन का वॉल्यूम तो वही रहेगा ना। इसी वॉल्यूम में, इसी रीजन में मास आएगा और मास निकलेगा, ठीक है। दैट मीन्स इसका वॉल्यूम कंट्रोल में है, वॉल्यूम फिक्स है, ठीक है। इसीलिए ओपन सिस्टम को हम लोग कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम भी कहते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम, ओके, ये ध्यान में रखेंगे आप। अब यहां पे एक और चीज है, ये भी मैं आपको बता दे रहा हूं। क्लोज सिस्टम में आप क्या पढ़े थे? क्लोज सिस्टम में आप पढ़े थे एनर्जी ट्रांसफर होगा बट मास ट्रांसफर नहीं होगा। यदि उसी क्लोज सिस्टम में आप मास ट्रांसफर करवा दीजिए, वही तो यहां पे हो रहा है ना, वही तो हो रहा है। क्लोज सिस्टम था, उसे मास ट्रांसफर नहीं हो रहा था, बट ओपन सिस्टम में क्या हो गया, मास ट्रांसफर होने लगा। तो ओपन सिस्टम को आप ऐसे भी बोल सकते हैं, दिस इज द क्लोज्ड सिस्टम विथ मास ट्रांसफर। बोल सकते हैं ना जी कि ये क्लोज सिस्टम है मास ट्रांसफर के साथ। तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज द क्लोज्ड सिस्टम विथ मास ट्रांसफर। ओके, चलिए अब हम लोग इसके आगे मूव करते हैं। ये था ओपन सिस्टम, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। चलिए अब है आइसोलेटेड सिस्टम। तो देखिए आइसोलेटेड सिस्टम हम लोग किसे कहेंगे, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए ये हमारा सिस्टम है, ये सराउंडिंग, ये तो आप जानते हैं दिस इज द बाउंड्री, ओके। अब यदि यहां पर एनर्जी ट्रांसफर सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में नहीं हो रहा हो, एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो रहा हो और मास ट्रांसफर भी नहीं हो रहा हो, मास ट्रांसफर भी नहीं हो रहा हो, तो इस तरह के सिस्टम को हम लोग आइसोलेटेड सिस्टम कहेंगे। ऐसा सिस्टम जिसमें मास ट्रांसफर और एनर्जी ट्रांसफर दोनों ही सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में नहीं हो रहा हो, तो उस सिस्टम को हम लोग आइसोलेटेड सिस्टम कहेंगे, ठीक है। चलिए अब यहां पे देखिए, जैसे यहां पे देखिए आइसोलेटेड सिस्टम, यहां पे क्या है, ठीक है। इस जार के अंदर जो भी है, तो यहां पे आपका मास भी बाहर नहीं जा रहा है, ठीक है, और एनर्जी का भी ट्रांसफर नहीं हो रहा है, एनर्जी ट्रांसफर भी यहां पे जीरो है एंड मास ट्रांसफर भी यहां पे जीरो है। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, आइसोलेटेड सिस्टम कहेंगे, ठीक है। या आप बोल सकते हैं, जैसे देखिए ये कोई इंसुलेटेड फ्लास्क है, ये मान लीजिए कोई इंसुलेटेड फ्लास्क है और इसके अंदर आपका वर्किंग सब्सटेंस है, ठीक है, इंसुलेटेड फ्लास्क। तो यहां से भी क्या होगा, मास ट्रांसफर भी नहीं होगा और एनर्जी ट्रांसफर भी नहीं होगा, तो ये आपका क्या हो गया, आइसोलेटेड सिस्टम हो गया। अब यहां पे एक चीज थोड़ा समझते हैं, मैंने आपको सिस्टम और सराउंडिंग के बारे में बताया था, तो आप यहां से भी देख सकते हैं ये सिस्टम है और ये सराउंडिंग है। सिस्टम जिस पे हम लोग अपना स्टडी फोकस कर रहे हैं और उसको छोड़ के दुनिया का हर एक चीज सराउंडिंग कहलाएगा। तो यदि मैं आपको बोलूं
कि सिस्टम प्लस सराउंडिंग, यदि सिस्टम और सराउंडिंग को हम लोग मिला दें, सिस्टम और सराउंडिंग को दोनों को मिला दीजिए, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग यूनिवर्स कहेंगे। ठीक है, सिस्टम प्लस सराउंडिंग इज कॉल्ड यूनिवर्स। ठीक है, अब यहां से देखिए, ये सिस्टम और ये सराउंडिंग आपका, और ये दोनों मिलके क्या है, ये दोनों मिलके आपका यूनिवर्स हो गया। ये देखिए पूरा यूनिवर्स, दिस इज द यूनिवर्स। अब देखिए इस यूनिवर्स के अंदर में, ठीक है, क्या यहां मास ट्रांसफर होगा, क्या एनर्जी ट्रांसफर होगा, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, यूनिवर्स देखिए, सिस्टम और सराउंडिंग को हम लोग मिला दिए तो यूनिवर्स कहलाया। तो इस यूनिवर्स में क्या होगा, मास ट्रांसफर भी जीरो होगा, एनर्जी ट्रांसफर भी जीरो होगा। तो यूनिवर्स को हम लोग आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम। तो इसे आपको याद रखना होगा। ठीक है, यूनिवर्स आपका आइसोलेटेड सिस्टम है, यहाँ पे मास ट्रांसफर एनर्जी ट्रांसफर दोनों नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आइसोलेटेड सिस्टम को आप एक और नाम से बोल सकते हैं। क्लोज सिस्टम में क्या हो रहा था, क्लोज सिस्टम में मास ट्रांसफर तो जीरो था बट एनर्जी ट्रांसफर हो रहा था। यदि उस एनर्जी ट्रांसफर को भी रोक दिया जाए, ध्यान से सुनिएगा, क्लोज सिस्टम में मास ट्रांसफर नहीं हो रहा था बट एनर्जी ट्रांसफर तो हो रहा था। अब यदि उस एनर्जी ट्रांसफर को भी रोक दिया जाए, नहीं होने दिया जाए, तो वो सिस्टम आइसोलेटेड सिस्टम हो जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड क्लोज्ड सिस्टम विदाउट एनर्जी ट्रांसफर, विदाउट एनर्जी ट्रांसफर। इस चीज को भी आप ध्यान में रखेंगे। यदि क्लोज सिस्टम में एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो रहा हो तो उसे हम लोग आइसोलेटेड सिस्टम कहेंगे। ओके, चलिए, तो ये तीन तरह का सिस्टम था, टाइप्स ऑफ सिस्टम हम लोग देख रहे थे। सबसे पहले हम लोगों ने क्लोज सिस्टम देखा, फिर ओपन सिस्टम एंड फिर आइसोलेटेड सिस्टम। ओके, चलिए, तो आपको एग्जाम्पल भी ध्यान में रखना है, एग्जाम में आपको एग्जाम्पल ही पूछा जाएगा। ठीक है, अब एक बार लास्ट में यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे तीन फिगर दिया हुआ है। ये वाला जो सिस्टम है, ये सिस्टम आप क्लियरली देख पा रहे हैं, कप के ऊपर एक प्लेट रखा हुआ है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, दिस इज द क्लोज्ड सिस्टम, दिस इज द क्लोज्ड सिस्टम। यहां पे ये देखिए, ये क्या हो गया, दिस इज द ओपन सिस्टम। ये मैंने आपको बताया था, ओपन सिस्टम। और यहां पे देखिए थर्मस फ्लास्क है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, इंसुलेटेड सिस्टम या आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आइसोलेटेड सिस्टम। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने सिस्टम के बारे में पढ़ा। सिस्टम क्या होता है, ठीक है, हम लोगों को जिसका स्टडी करना हो, ठीक है, तो उस पर हम लोग अपना अटेंशन को, कंसंट्रेशन को फोकस करते हैं, उसी चीज को सिस्टम के नाम से जाना जाता है। जिस चीज पर आप अपना कंसंट्रेशन फोकस कर रहे हैं स्टडी करने के लिए, मेनली स्टडी करना है ना हमें, तो उसे सिस्टम कहा जाएगा। अब यहाँ पे थर्मोडायनामिक्स में ये जो अप्रोच है,
अप्रोच बोलने का मतलब है, ठीक है, कि आप जो स्टडी कर रहे हैं तो आपका स्टडी करने का अप्रोच कौन कौन सा होगा, आप किस तरह से स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो उस अप्रोच को यहाँ पे दो भाग में बांटा गया है, एक आपका है माइक्रोस्कोपिक अप्रोच और एक है मैक्रोस्कोपिक अप्रोच। तो दोनों अप्रोच यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले देखिए हम लोग डिस्कस करेंगे माइक्रोस्कोपिक अप्रोच। माइक्रोस्कोपिक अप्रोच, अब यदि आप फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ चुके हैं तो फ्लूइड मैकेनिक्स में इस अप्रोच को, वहाँ भी आप इस अप्रोच को पढ़ेंगे, बट वहाँ पे इसका नाम हो जाता है, हम लोग लैग्रेंजियन अप्रोच के नाम से जानते हैं, लैग्रेंजियन अप्रोच। लैग्रेंजियन अप्रोच, चलिए देखते हैं। माइक्रोस्कोपिक अप्रोच मतलब हम लोग जिस सिस्टम को स्टडी कर रहे हैं, हम लोग जिस सिस्टम को स्टडी कर रहे हैं तो वो स्टडी करने का हमारा अप्रोच कैसा है, ठीक है, वो अप्रोच कैसा है, माइक्रोस्कोपिक अप्रोच है या मैक्रोस्कोपिक अप्रोच है, यही हम लोग अब यहाँ पे देखने वाले हैं। तो माइक्रोस्कोपिक अप्रोच में क्या होगा, फिर मैक्रोस्कोपिक अप्रोच में क्या होगा, ये हम लोग अब यहाँ पे बात करेंगे। देखिए माइक्रोस्कोपिक, माइक्रो का मतलब क्या होता है, माइक्रो का मतलब होता है एट मॉलिक्यूलर लेवल, यानी आप मॉलिक्यूलर लेवल पे जा रहे हैं, ध्यान से देखिए, एट मॉलिक्यूलर लेवल। बताइए आप मॉलिक्यूलर लेवल पे जाके स्टडी कर रहे हैं तो उस अप्रोच को हम लोग क्या कहेंगे, माइक्रोस्कोपिक अप्रोच। अब ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए कोई भी सिस्टम है, कोई भी सिस्टम है और इस पे आप स्टडी कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स काफ़ी ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा होगा जी। यहाँ पे जो सब्सटेंस होगा उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा, और आप मॉलिक्यूलर लेवल पे जाके स्टडी करना चाह रहे हैं इसको। तो किस तरह का स्टडी होगा ये, तो माइक्रोस्कोपिक अप्रोच में क्या होता है, आप यहाँ पे इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का स्टडी करेंगे एक एक करके। मान लीजिए पहले आप इस मॉलिक्यूल्स का स्टडी कर रहे हैं, पहले आप इस मॉलिक्यूल का स्टडी करेंगे, जब इस मॉलिक्यूल का बिहेवियर आपको समझ में आ जाएगा, स्टडी हो जाएगा, ठीक है, तब आप अपना सारा कंसंट्रेशन सेकेंड मॉलिक्यूल पे शिफ्ट करेंगे। फिर जब इसका स्टडी हो जाएगा तो फिर उसका एडजेसेंट मॉलिक्यूल पे अपना कंसंट्रेशन शिफ्ट करेंगे। तो इस तरीके से एक एक करके आप सभी मॉलिक्यूल्स का स्टडी करेंगे, यही है माइक्रोस्कोपिक अप्रोच, ठीक है। यानी इसमें हम लोग इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का स्टडी करते हैं, एट द टाइम एक ही मॉलिक्यूल का स्टडी होगा, जब उसका स्टडी कर लेंगे तब हम लोग अपना सारा कंसंट्रेशन दूसरे मॉलिक्यूल पे शिफ्ट करेंगे, फिर उसका स्टडी हो गया, फिर तीसरा मॉलिक्यूल, इस तरह हम लोग एक एक मॉलिक्यूल को लेके चलते रहेंगे। तो आप खुद सोचिए, तो ये माइक्रोस्कोपिक अप्रोच क्या हो गया, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग अप्रोच हो गया जी। माइक्रोस्कोपिक अप्रोच क्या हो गया, बिग टाइम कंज्यूमिंग अप्रोच, हुआ कि नहीं, बिग टाइम कंज्यूमिंग अप्रोच। बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है इसमें। तो क्या हमारे पास उतना टाइम है जो हम लोग माइक्रोस्कोपिक अप्रोच यूज करें, मतलब हमें सिस्टम को स्टडी करना है और हमने माइक्रोस्कोपिक अप्रोच चूज किया, क्या पॉसिबल है ये, नहीं पॉसिबल है, क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। तो हम लोग इस अप्रोच को यूज नहीं करते हैं, वी डू नॉट प्रेफर दिस अप्रोच। ओके, चलिए अब यहां से देखिए, तो जिस थर्मोडायनामिक्स में हम लोग माइक्रोस्कोपिक अप्रोच का यूज करेंगे उस थर्मोडायनामिक्स को स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स कहा जाता है, स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स, ठीक है। तो अब बात यहां पे करते हैं कि हम लोग तो इस अप्रोच को प्रेफर नहीं करेंगे, तो कौन इस अप्रोच को प्रेफर करता है, ये अप्रोच कहां पे यूज होता है,
तो रिसर्च में जितने भी तरह का रिसर्च होगा, साइंटिफिक वर्क होगा, उसमें इस अप्रोच को यूज किया जाता है, क्योंकि उनके पास काफी टाइम होता है, वो एक एक मॉलिक्यूल को लेके बढ़ेंगे आगे, ठीक है, एक एक मॉलिक्यूल का अच्छे से स्टडी करेंगे। तो इस अप्रोच का यूज कहां पे होगा? रिसर्च में होगा, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। मैं लिख दे रहा हूं यहां पे, दिस अप्रोच इज यूज्ड used in research work, ठीक है। चलिए अब यहां पे बात करते हैं कि हम लोग तो इस अप्रोच को प्रेफर नहीं करते हैं, लेकिन यदि हमें इस अप्रोच को प्रेफर करना हो, मतलब यूज करना हो, तो हम लोग कहां पे यूज करेंगे इसे, ठीक है। अगर आपको बोल दिया गया कि नहीं इस अप्रोच को आप यूज कीजिए, ठीक है, तो हम लोगों को के लिए सबसे बेस्ट क्या रहेगा, कहां पे यूज करना, तो चलिए यहां पे देखते हैं। यदि आप एट हायर ऑल्टीट्यूड, यदि आप हायर ऑल्टीट्यूड पे जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, हायर ऑल्टीट्यूड पे जा रहे हैं, तो वहां पे प्रेशर क्या होगा? प्रेशर तो डिक्रीज होगा, प्रेशर डिक्रीज होगा। आप ग्राउंड से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, हायर ऑल्टीट्यूड पे जा रहे हैं, तो प्रेशर डिक्रीज होगा, ठीक है। आपने फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ा होगा हाइड्रोस्टैटिक लॉ, ठीक है। तो प्रेशर डिक्रीज होगा, जब प्रेशर डिक्रीज होगा तो वहां पे क्या होगा? डेंसिटी भी डिक्रीज हो जाएगा जी। कैसे? ओके, देखिए आइडियल गैस इक्वेशन आप जानते हैं, P इज इक्वल टू रो आर टी, रो आर टी, यानी P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो। ओके, तो जब प्रेशर घटेगा तो डेंसिटी भी घट जाएगा। अब देखिए डेंसिटी बराबर होता क्या है? मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम। ओके, डेंसिटी आपका हायर ऑल्टीट्यूड पे घट गया है, तो वहां पे मास भी क्या होगा? एयर का मास भी क्या होगा जी? वो भी घट जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं मास घटने का क्या मतलब है। मास घट गया, इसका मतलब आप बोल सकते हैं कि सर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिक्रीज कर गया होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स घट गया होगा, तभी तो मास घट रहा है, ठीक है। और मास घटा तो डेंसिटी घट गया। तो हायर ऑल्टीट्यूड पे, हायर ऑल्टीट्यूड पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिड्यूस हो गया है, ठीक है। तो जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स घट गया है तो हम लोग इस अप्रोच को यूज कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हाई ऑल्टीट्यूड पे कम हो गया है, तब जाके हम लोग इस अप्रोच को यूज कर सकते हैं। सो दिस अप्रोच इज यूज्ड एट हायर ऑल्टीट्यूड्स, हायर ऑल्टीट्यूड्स। ये आप सिंपली ये भी बोल सकते हैं जहां पे डेंसिटी कम होगा, ठीक है, वहां पे हम लोग इस अप्रोच का यूज कर सकते हैं। फिर वहां पे हम लोग इसका, इस सिस्टम का स्टडी करेंगे तो टाइम कम लगेगा। ओके, चलिए अब यहां पर देखिए, ये तो हो गया माइक्रोस्कोपिक अप्रोच, ठीक है। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है कि माइक्रोस्कोपिक अप्रोच हम लोग क्यों नहीं यूज करते हैं, ठीक है। मैंने आपको पूरा समझा दिया। जनरली वो सेंटेंस भी मैं यहां पे आपको लिख देता हूं, जनरली वी डू नॉट प्रेफर दिस अप्रोच, वी डू नॉट
प्रेफर दिस अप्रोच। ओके, चलिए अब हम लोग इसके आगे बात करते हैं मैक्रोस्कोपिक अप्रोच का। मैक्रोस्कोपिक अप्रोच, चलिए अब यहां से देखिए, तो माइक्रोस्कोपिक अप्रोच, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक अप्रोच जब हम लोग एफएम में पढ़ते हैं तो उसे लैग्रेंजियन अप्रोच बोला गया है, और जब माइक्रोस्कोपिक अप्रोच पढ़ेंगे, माइक्रोस्कोपिक अप्रोच, तो इसे फ्लूइड मैकेनिक्स में हम लोग जनरली यूलेरियन अप्रोच कहते हैं। यूलेरियन अप्रोच, यूलेरियन अप्रोच इस नाम से आप पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहां पे क्या होता है, ये जो स्टडी करने का तरीका है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, किस तरीके से स्टडी करते हैं, वो आप देखिए। इसमें क्या बोला गया है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आप एक कोई स्पेस यहां पे फिक्स कर लीजिए, कोई स्पेस फिक्स कर लीजिए, ठीक है, अपना मन में ही स्पेस को फिक्स कर लीजिए, और इस स्पेस से जितना भी फ्लूइड पार्टिकल्स एट द टाइम फ्लो कर रहा है, एट द टाइम फ्लो करेगा, ठीक है, तो यहां पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो काफी ज्यादा होंगे जी। किसी पार्टिकुलर टाइम में जितना भी फ्लूइड पार्टिकल्स इस रीजन से फ्लो करेगा, उस सभी को हम लोग एक ही टाइम में स्टडी कर लेंगे, सभी को एक ही टाइम में स्टडी कर लेंगे, ठीक है, दैट मीन्स एवरेज, ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को हम लोग एक ही बार में स्टडी कर लेते हैं, तो यहां पर क्या होगा, टाइम कम लगेगा। यहां पे हम लोग एक एक करके कंसीडर नहीं करते हैं, एवरेज बिहेवियर लेते हैं, मतलब एवरेज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को, बहुत सारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को हम लोग एक ही बार में स्टडी कर लेते हैं। कोई स्पेस रहता है, कोई स्पेस आप फिक्स कर लीजिए, उस गिवन स्पेस से फ्लूइड पार्टिकल्स किसी गिवन टाइम में जितना पास करेगा, ठीक है, उस सभी को हम लोग एक ही बार में स्टडी कर लेंगे, तो उस अप्रोच को मैक्रोस्कोपिक अप्रोच कहा जाता है। जैसे मैंने आपको बोल दिया कि ये आपका सिस्टम है और ये आपका सब्सटेंस, और इसको स्टडी करना है, तो आप क्या कर रहे हैं, इस सभी को एक ही बार में स्टडी कर रहे हैं, इस सभी मॉलिक्यूल्स का, ठीक है, इस सभी मॉलिक्यूल्स को आप एक ही बार स्टडी कर रहे हैं, एवरेज बिहेवियर ले रहे हैं आप, तो ये आपका मैक्रोस्कोपिक अप्रोच हो गया। अब देखिए आप, यदि आप प्रेशर गेज देखे होंगे, प्रेशर गेज, ये मान लीजिए सिलेंडर है, मान लीजिए कि ये सिलेंडर है और बाहर में प्रेशर गेज लगा हुआ है, प्रेशर गेज लगा हुआ है, ठीक है, तो ये प्रेशर गेज, दिस इज प्रेशर गेज। अब आप खुद सोचिए, ये प्रेशर गेज यहां पे प्रेशर आपको बताएगा, प्रेशर मेजर करके बताएगा, और यहां तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स काफी ज्यादा है जी, तो क्या ये प्रेशर गेज आपको ये बताता है कि बाबू ये जो प्रेशर मैं बता रहा हूं ये इस मॉलिक्यूल्स का है या इस मॉलिक्यूल्स का है? नहीं, ये प्रेशर जो बता रहा है यहां पे, ये इसका एवरेज लेके बोल रहा है, ये बोल रहा है कि नहीं, पूरे मॉलिक्यूल्स का यदि एवरेज हम लोग निकालें, एवरेज बिहेवियर कंसीडर करें, ठीक है, तो इतना प्रेशर आ रहा है, मतलब ये एवरेज ले रहा है। ओके, सभी मॉलिक्यूल्स को एक ही बार में कंसीडर करके आपको यहां पे प्रेशर बताया जा रहा है। सो दिस इज द मैक्रोस्कोपिक अप्रोच। ओके, तो इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। मैक्रोस्कोपिक अप्रोच में क्या होता है, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स को हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे, एवरेज बिहेवियर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज टेकन इनटू कंसिडरेशन। ओके, और इस अप्रोच को हम लोग क्लासिकल थर्मोडायनामिक्स कहते हैं। दिस अप्रोच इज कॉल्ड क्लासिकल थर्मोडायनामिक्स। और हम लोग अपने थर्मोडायनामिक्स में, अपने थर्मोडायनामिक्स बोलने का मतलब क्या है कि हम लोग जो थर्मोडायनामिक्स पढ़ते हैं उसे हम लोग क्लासिकल थर्मोडायनामिक्स कहते हैं, ठीक है। तो मैक्रोस्कोपिक अप्रोच क्या है जी, मैक्रोस्कोपिक अप्रोच,
ये आपका हो गया वेरी लेस टाइम कंज्यूमिंग अप्रोच, वेरी लेस टाइम कंज्यूमिंग अप्रोच। We prefer this approach. We prefer this approach. यही है आपका मैक्रोस्कोपिक अप्रोच ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, हम लोग यहाँ पे एवरेज बिहेवियर कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स पे हम लोग नहीं जाते हैं। किसी गिवन स्पेस से जितना फ्लूइड पार्टिकल्स किसी टाइम में पास कर रहा है, ठीक है, उस सभी को हम लोग एक ही बार में स्टडी कर ले रहे हैं। ठीक है, यदि इस चीज़ को आप क्लियर नहीं समझ पा रहे हैं तो चलिए मैं फिर समझा दे रहा हूँ आपको, ध्यान देंगे आप। जैसे मान लीजिए एक पाइप है, पाइप में फ्लूइड पार्टिकल्स फ्लो कर रहा है और आपको बोला गया कि इस रीजन और इस रीजन के बीच में स्टडी करो। ठीक है, फ्लूइड पार्टिकल्स को स्टडी करो। तो आप क्या कर रहे हैं, इस रीजन से के बीच में से जितना फ्लूइड पार्टिकल्स पास कर रहा है ना, ये सभी पार्टिकल्स, इस सभी को आप एक ही टाइम में सभी को स्टडी कर लेते हैं, एक ही टाइम में। ठीक है, तो यही अप्रोच आपका मैक्रोस्कोपिक अप्रोच कहलाएगा। ओके, और ये आपका बहुत कम टाइम इस अप्रोच में लगेगा और हम लोग इसी अप्रोच को प्रेफर करते हैं अपने थर्मोडायनामिक्स में। ओके माय फ्रेंड, तो चलिए आज के सेशन में हम लोग बस इतना ही पढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसके आगे देखेंगे। ओके, नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसके आगे प्योर सब्सटेंस, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम, ठीक है, ये सभी हम लोग उस पर बात करेंगे। आप लोग जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में। ठीक है, और मैं अच्छे से कोशिश करूंगा कि आपको यहाँ पे किसी भी तरह का प्रॉब्लम ना हो। बहुत सारे क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा। ठीक है, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वो सभी मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, और जितना जल्दी हो सके थर्मोडायनामिक्स कंप्लीट करके फिर नया टॉपिक, नया सब्जेक्ट मैं आपको यहाँ पे स्टार्ट करूँगा। तो थैंक यू माय डियर, थैंक यू।